हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ माइंड के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 29 मार्च 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा 48वें मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कौन से वरिष्ठतम न्यायाधीश के नाम की सिफारिश की गई है? ऑप्शन ए टी.एस. ठाकुर, ऑप्शन बी एन.वी. रमन्ना, ऑप्शन सी जगदीश सिंह खेहर, ऑप्शन डी दीपक मिश्रा। देखिए, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी एस.ए. बोबड़े के द्वारा जो है 48वें मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना या रमन के नाम की सिफारिश की गई है। जस्टिस एन.वी. रमन्ना 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभालेंगे और वे 26 अगस्त 2022 तक इस पद पर रहेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत नियुक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एन.वी. रमन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा राज्य सरकार जल्द ही छात्रों, शहरों में रहने वाले गरीब लोगों और शहरी प्रवासियों के लिए एक किफायती किराए के आवास की योजना शुरू करेगी? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही छात्रों, शहरों में रहने वाले गरीब लोगों और शहरी प्रवासियों के लिए जो है एक किफायती किराए के आवास की योजना शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स स्कीम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार की यह आवासीय योजना के तहत छात्र, शहरी प्रवासी, गरीब मजदूर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा। योजना में जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, विधवाओं, कामकाजी महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित लोगों को वरीयता प्रदान की जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश द्वारा भारत और अफ्रीकी स्वाइन फीवर से प्रभावित देशों की सूची में शामिल कर दिया गया है भारत को? ठीक है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। देखिए, हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत को अफ्रीकी स्वाइन फीवर से प्रभावित देशों की सूची में शामिल कर दिया है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर से प्रभावित देशों की सूची में शामिल होने के कारण अब भारत से पोर्क और पोर्क उत्पादों के आयात पर अमेरिका में प्रतिबंध लग गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2020 में भारत से पोर्क और संबंधित उत्पादों का अमेरिका में निर्यात जो है वो 5 लाख अमेरिकी डॉलर का था। अब देखते हैं अफ्रीकी स्वाइन बुखार क्या होता है। ठीक है, देखिए पिछले वर्ष अप्रैल मई महीने में असम में अफ्रीकी स्वाइन फीवर की बड़ी तेजी से प्रसार हुआ था। असम से भेजे गए सैंपल में भोपाल के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान द्वारा सुअरों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर की पुष्टि की गई है। उल्लेखनीय है कि अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में गंभीर संक्रामक बीमारी अफ्रीकी स्वाइन बुखार के संक्रमण से हजारों सुअरों की मौत हो गई थी। अफ्रीकी स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल रोग है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे सेनापति लाचित बोरफुकन कौन से राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। देखिए, असम में चुनावों के दौरान सरायघाट की लड़ाई में मुगलों को हराने वाले अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन का अक्सर जिक्र किया जा रहा है। बात करते हैं लाचित बोरफुकन के बारे में, तो वो अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे जिन्हें सन 1671 में हुए सरायघाट के प्रसिद्ध युद्ध के लिए जाना जाता है, जिसमें उन्होंने राम सिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल सेना द्वारा अहोम साम्राज्य पर कब्जा करने के प्रयास को विफल कर दिया था। सरायघाट के युद्ध गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र के तट पर लड़ा गया था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी द्वारा वर्ष 1999 से प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लाचित बोरफुकन स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है।
सन 1671 में सरायघाट की लड़ाई के अंतिम चरण के दौरान जब मुगलों ने सरायघाट में नदी से होकर असमिया सेना पर हमला किया तो कई असमिया सैनिकों की हिम्मत उखड़ गई। ऐसे में अहोम साम्राज्य के सेनापति लाचित ने सभी सैनिकों का आह्वान किया और उन्हें अंतिम सांस तक लड़ने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप मुगलों की जबरदस्त हार हुई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य में विपक्ष द्वारा विरोध करने के दौरान ही राज्य विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 पारित कर दिया गया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। देखिए, हाल ही में विपक्ष द्वारा विरोध करने के दौरान ही बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2021 पारित कर दिया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य सुरक्षा से अभिवर्धन करना है और इसका विस्तार काफी सीमित है क्योंकि यह कानून केवल कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर ही लागू होता है। इस विधेयक का उद्देश्य विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने तथा राज्य में विस्तृत हित में बिहार की सैन्य पुलिस को अच्छी तरह से प्रशिक्षित तथा बहुक्षेत्रीय विशेषज्ञताओं से सुसज्जित सशस्त्र पुलिस बल के रूप में विकसित करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन तथा इंडिया कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के कौन से पर्यटन स्थल में माइस रोड शो मीट इन इंडिया का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन सी दुलादेव मंदिर, ऑप्शन डी चतुर्भुज मंदिर। देखिए, मध्य प्रदेश पर्यटन तथा इंडिया कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा खजुराहो मध्य प्रदेश में माइस रोड शो मीट इन इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। माइस का तात्पर्य मीटिंग है, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन है। यह देश के समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए इसका माइस का ना आप लोग माइस, ठीक है, माइस ऐसे लिख लीजिएगा, मीटिंग, ठीक है, मीटिंग है, इंसेंटिव्स है, प्रोत्साहन, और उसके बाद है कॉन्फ्रेंस है, और इसका मतलब होगा आपका एग्जीबिशन। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा अपने से। ठीक है, तो यह देश के समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए चिन्हित किए गए अनुप्रतीकात्मक पर्यटन स्थलों के विकास हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य भारत में पर्यटन की आमद को बढ़ावा देना है और अन्य पर्यटन स्थलों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करना है। इस योजना के लिए नोडल एजेंसी पर्यटन मंत्रालय है और इसमें नागरिक उड्डयन, रेलवे आदि मंत्रालय भी शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खजुराहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नासा और इसरो द्वारा कौन से उपग्रह को संयुक्त रूप से विकसित करने हेतु कार्य किया जा रहा है? ऑप्शन ए निडर, ऑप्शन बी साहस, ऑप्शन सी निसार, ऑप्शन डी सालीन। देखिए, आपका जो नासा और इसरो द्वारा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह, ठीक है, जिसको आप लोग अगर देखेंगे पूरा फुल शॉर्ट फॉर्म में, तो इसका आपका निसार हो रहा है। ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। ठीक है, तो ये इस उपग्रह को संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। निसार के बारे में बात करें तो ये उपग्रह जो है आपका वर्ष 2022 में भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष क्षेत्र से एक ध्रुवीय कक्षा के निकट प्रक्षेपित किया जाएगा। यह उपग्रह अपने 3 वर्षीय मिशन के दौरान प्रत्येक 12 दिन में पूरे ग्लोब की बारीकी से जांच करेगा। यह उपग्रह अपने मिशन के दौरान पृथ्वी पर भूमि, बर्फ की चादर और समुद्री बर्फ के चित्रण पर ग्रह की एक अभूतपूर्व दृश्य प्रदान करेगा। यह सैटेलाइट टेनिस कोर्ट के आधे आकार के किसी भी क्षेत्र में ग्रह की सतह से 4 इंच की ऊंचाई पर किसी भी गतिविधि का पता लगाने में सक्षम होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, निसार। निसार का फुल फॉर्म बता दी है, वो लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिग्मोत्सव अथवा सिग्मो उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी गोवा। देखिए, सिग्मोत्सव अथवा सिग्मो गोवा के आदिवासी समुदाय द्वारा धान की समृद्ध और सुनहरी फसल के लिए मनाया जाने वाला उत्सव है। यह गोवा की संस्कृति और परंपराओं के अंतर्निहित रंगों, गीत और नृत्य से भरा एक जीवंत उत्सव है। कुनबी, गावड़ा और वैली सहित विभिन्न कृषि समुदाय इस त्योहार को मनाते हैं। यह बसंत की शुरुआत का प्रतीक भी होता है। इस उत्सव में भाग लेने वाले समुदायों द्वारा घोड़े,
मोदिनी घुड़सवार योद्धाओं का नृत्य जो होता है, गोप और फुगड़ी जैसे लोक नृत्य किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से मंत्री ने प्रधानमंत्री के डिजिटल रूप से सशक्त भारत के विजन को पूरा करने और डिजिटल सॉल्यूशन का लाभ उठाने के लिए सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर तथा IEPF का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए श्रीमती निर्मला सीतारमन, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी श्री अमित सिंह, ऑप्शन डी श्री रविशंकर प्रसाद। देखिए, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने प्रधानमंत्री के डिजिटल रूप से सशक्त भारत के विजन को पूरा करने और डिजिटल सॉल्यूशन का लाभ उठाने के लिए सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर तथा IEPF का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती सीतारमन ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की 2 टेक इनबिल्ट पहलों सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर और इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी यानी IEPF मोबाइल ऐप को वर्चुअल रूप से लॉन्च किया है। ये दोनों पहले प्रधानमंत्री के डिजिटल रूप से सशक्त भारत के विजन को सुदृढ़ बनाने में योगदान देंगी। बात करते हैं सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर के बारे में। तो सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर MEA 21 रजिस्ट्री पर कंपनियों द्वारा फाइल किए गए स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस फॉर्म्स की स्क्रूटनी करेगा तथा और अधिक स्क्रूटनी के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीमती निर्मला सीतारमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 प्रस्तुत की गई है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन सी एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कोविड-19 महामारी में गरीब देशों में रह रहे लाखों लोगों की विकास दर को उल्टा कर दिया है, जिसके कारण दुनिया में व्याप्त असमानता में और वृद्धि हो गई है। फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में बात करें तो सतत विकास के 2030 एजेंडा और उद्देश्य अबाबा एक्शन एजेंडा को अपनाए जाने के बाद सतत विकास की दिशा में किए गए विकास कार्यों और उनके वित्त पोषण के परिणामों को जानने के लिए फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में 60 से अधिक एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ संस्थानों के विश्लेषण और डाटा की मदद ली जाती है। उल्लेखनीय है कि यह मूल्यांकन समूह का नेतृत्व UNDESA द्वारा किया जाता है एवं विश्व बैंक समूह, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, UNCDAD, UNDP इत्यादि मुख्य भूमिका निभाते हैं। फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 श्रृंखला की छठी रिपोर्ट है। फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 के कुछ मुख्य तथ्यों की बात करें तो पिछले 90 वर्षों के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था सबसे व्यापक मंदी का सामना कर रही है, जिसका सर्वाधिक प्रभाव समाज के सबसे कमजोर वर्ग पर पड़ेगा। महामारी के कारण जो है 114 मिलियन नौकरियां समाप्त हो गई है एवं 120 मिलियन लोग पुनः अत्यधिक गरीब में वापस आ गए हैं। महामारी से निपटने हेतु के लिए सामान्य प्रक्रिया नहीं अपनाने से देशों और लोगों के बीच व्याप्त असमानता अब और भी विस्तृत हो गई है। पूरे विश्व में दुनिया भर की सरकारों के द्वारा अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने और महामारी के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए ऐतिहासिक रूप से लगभग $16 ट्रिलियन को प्रोत्साहन और रिकवरी पैकेज प्रदान किया गया। गौरतलब है कि विकासशील देशों में ऐसे प्रोत्साहन एवं रिकवरी पैकेज का मात्र जो है वो 20% हिस्सा खर्च किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।